हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप पे होने वाला है, जहां हम लोग टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू पे डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि टोटल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है। उसके पहले हमने टीपीएमपी एपी का भी रिलेशन बता दिया था और उसके पहले टीओएमयू का रिलेशन बताया था। हमने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जितने भी रिलेशनशिप है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। बेसिकली अभी तो हम लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, बट अगर आप देखो ना, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हर एक टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और हम ये जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं ना, इस तरीके से डिस्कस करें कि बहुत ही सिंपली आप लोगों को चीजें समझ में आ पाए। जनरली देखा है कि इस टॉपिक में आप लोग कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू पे है। पहले इनके रिलेशनशिप पे डिस्कशन करने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज टीआर, एमआर एंड एआर। देखो, अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो सिंपल सी बात है ना कि आप मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बदले आपको जो भी मिल रहा है। हमने क्या बोला कि अगर हम एक यूनिट सेल कर रहे हैं मार्केट में, उसके बदले हमें 20 रुपए मिल रहा है, तो वो 20 रुपीज हमारे लिए क्या है बेटा? टोटल रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। हम बार बार बताते हैं कि रेवेन्यू का मतलब, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट समझते हैं, बट रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करना होगा, ठीक। तो यहां हमने बोला कि जब आप मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अपना, तो उस प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट सेल कर रहे हो उससे आपको इन रिटर्न जो आ रहा है उसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू को क्या हम P मल्टीप्लाई बाय Q लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने 20 यूनिट्स बेची और हर एक यूनिट 7 रुपए की है, तो 140 रुपए का हमारा टोटल रेवेन्यू जनरेट हो गया। क्लियर? तो टोटल रेवेन्यू तो नो डाउट सबको क्लियर होगा। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? जब भी हम टर्म मार्जिनल यूज करेंगे तो हम यूज कर रहे हैं अबाउट एडिशनल। हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशनल की, कि हर एक एडिशनल यूनिट सेल करने से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू। एंड व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? ऑन एन एवरेज हर एक यूनिट सेल करने पे जो आपको रिटर्न आ रहा है उसको हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्लियर? तो अगेन अगर हम यहां बात करें तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय समेशन ऑफ एमआर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल रेवेन्यू, कि हर एक एडिशनल यूनिट सेल करके जो हमें इनकम जनरेट हो रही है। देखो, यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए एक टैबलर प्रेजेंटेशन भी बनाया है जिसमें ये चीज मेंशन भी की है कि फर्स्ट यूनिट जब हमने सेल किया तो हमें 10 रुपीज मिला, जब सेकेंड यूनिट सेल किया तो हमें कितना मिला? 18 रुपीज। ठीक। तो यहां एक एडिशनल यूनिट सेल करके हमें कितना रुपए जनरेट हो रहा है? 8 रुपीज। ये हमारा क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? तो जब आप इस 10 के साथ इस 8 को ऐड करोगे तभी तो आपका टोटल रेवेन्यू आएगा, जो कि बनेगा 18 के बराबर, है ना। तो वही फॉर्मूला हमने यहां लिखा कि टी आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर, कि अगर हम एम आर का समेशन करते चलें तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू के। ठीक। अच्छा, अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टीआरएन माइनस 1। सिंपली आपने 18 में से 10 को माइनस किया तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू। हमने कहा कि एक एडिशनल यूनिट सेल करने से हमें 8 रुपए का फायदा हुआ या 8 रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं समेशन टी आर, सॉरी, डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये सब फॉर्मुलाज पे पहले हमने डिस्कशन किया, क्योंकि हमने मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट सब पे डिस्कशन किया और सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक। लास्ट हमारा एवरेज रेवेन्यू बचा, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। देखो, स्टार्टिंग में हमने 10 रुपीज जनरेट किया एक क्वांटिटी बेच के, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया 10। सेकेंड क्वांटिटी के लिए देखते हैं, 18 रुपीज आया फॉर 2 यूनिट्स, तो 9 रुपीज हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू, कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट पे हमने कितना जनरेट किया? 9 रुपीज। ठीक। देखो, यहां पे हमने वो भी मेंशन किया आप लोगों के लिए कि एवरेज रेवेन्यू एक यूनिट पे 10 है, बट सेकेंड यूनिट पे कितनी हो जाएगी? 9। थर्ड यूनिट पे 24 डिवाइडेड बाय 3 8 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ना ये तीनों टर्म तो अपने को क्लियर है कि व्हाट इज टी आर, व्हाट इज एम आर एंड व्हाट इज ए आर। अच्छा, अब टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू नो डाउट जैसे जैसे आप यूनिट सेल करते जाओगे आपका तो रेवेन्यू इंक्रीज ही ना होगा।
यहां देखो, यहां मेंशन कर दे रहे हैं कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से नहीं जाए। क्यों होगा अपवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि जब आपने 1 यूनिट सेल किया तो 10 रुपए मिला, 2 यूनिट सेल करोगे तो ज्यादा ही मिलेगा उससे, तो है ना। 3rd यूनिट सेल करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा, तो ये हमेशा क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर? बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ARMR की बात करें तो इन दोनों का ही कर्व ऑलवेज कैसे बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। रीजन बीइंग कि अगर हम 1 यूनिट मार्केट में सेल करते हैं तो नो डाउट उसकी प्राइस हमेशा ज्यादा होगी, बट अगर कोई पर्सन 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट परचेज करता है तो वो आपसे डिस्काउंट एक्सपेक्ट करता है। रीजन बीइंग ये माना जाता है कि वो बल्क में परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो एवरेज या एडिशनल अमाउंट है वो हमेशा कम आएगा कंपैरेटिवली 1st यूनिट की। जैसे यहाँ पे भी देखो कि 1 यूनिट जब 1st यूनिट बेचा तो 10 रुपए मिला, बट जब 2 यूनिट बेच रहे हैं तो 18 रुपए मिला, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 9 रुपए, है ना। 3rd यूनिट बेचा तो हमें 24 रुपए मिला, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 रुपए, है ना। तो सिंपली यहाँ पे रेवेन्यू हमारा क्या होगा? जो ऑन एन एवरेज रेवेन्यू है या एडिशनल रेवेन्यू है वो हमेशा डिक्रीज करेगा, इसीलिए ARMR का जो कर्व है ना वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्लियर? और ये बेसिकली जो हमें रिलेशन देखना है TR का, MR का, AR का, इनका रिलेशन समझने के लिए वैसे तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम बता रहे हैं कि हमें डिमांड कर्व की ही हेल्प लेनी है, क्योंकि ये बेसिकली देखो क्या हो गया? डिमांड कर्व ही तो है। अगर इसको देखो, डिमांड कर्व है, ये यहां तक हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। ये हमारा क्या है? डिमांड कर्व है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा इसका ग्राफ बना देते हैं और फिर इस पे फर्दर रिलेशन पे डिस्कशन करेंगे। यह देखो, हमने आप लोगों के लिए TR, AR, MR का ग्राफ बना दिया। एक चीज बताएं कि देखो AR और MR को अगर आप लोग देखोगे तो ये डिमांड कर्व ही दिख रहा है ना, और बेसिकली डिमांड कर्व जैसा क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों? ये समझो, क्योंकि हम AR की अगर बात करें, हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं, अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और फर्दर हम लिख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी कट गया तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या बचा? प्राइस, है ना। कि एक यूनिट या ओवरऑल ऑन एन एवरेज हर यूनिट का क्या प्राइस पड़ रहा है। तो जब हम प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी में किस तरह का रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। भाई डिमांड में तो हमने यही चीज देखा ना कि लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि अगर सारी चीजें कांस्टेंट है तो उस केस में प्राइस एंड डिमांड हमेशा इनवर्स चलते हैं, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। दैट इज अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो जब हम एवरेज रेवेन्यू को प्राइस के बराबर ही कह रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पे भी हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देख रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हम कह रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देखना है तो डिमांड कर्व की तो बात हुई कि किस तरह का रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। इसीलिए देखो अगर एवरेज रेवेन्यू को देखोगे तो ये डिमांड कर्व के ही बराबर है। और हमने अभी आगे वैसे तो डिस्कशन करना है, बट जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, सब में जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो हम लोग हर जगह देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? डिमांड कर्व के। क्लियर? तो नो डाउट ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू की भी बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू भी जनरली क्या है? यही तो है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशन है, इसीलिए ये भी इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। क्लियर? नाउ अब हम ये देख लेते हैं कि TR-MR का क्या रिलेशन है। देखो TR इंक्रीज करेगा तब तक जब तक MR पॉजिटिव है, TR मैक्सिमम पे होगा जब MR 0 होगा, और TR फॉल करने लगेगा जब MR नेगेटिव होगा। क्लियर? तो TR-MR का नो डाउट रिलेशन आप लोगों को क्लियर होगा कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि TR तब तक बढ़ेगा जब तक MR हमारा पॉजिटिव है, TR मैक्सिमम पे जाएगा तब जब हमारा MR 0 होगा, एंड TR फॉल करेगा जब MR नेगेटिव होगा। अभी इसकी नोटिंग कर देंगे, उसके लिए परेशान मत होना, पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो। ये कॉन्सेप्ट हम यहां से भी आप लोगों को दिखाते हैं। देखो अगर हम TR की बात करें तो TR तब तक पॉजिटिव है जब तक MR
टीआर तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक एमआर क्या है, पॉजिटिव है। टीआर मैक्सिमम हो गया जब एमआर 0 है, और जैसे ही एमआर नेगेटिव हुआ टीआर क्या हुआ, फॉल करना स्टार्ट हो गया। यही रिलेशनशिप बस एग्जाम में पूछेगा और कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अभी हम आप लोगों के लिए मेंशन कर देते हैं। ठीक, और अगर एमआर एआर का रिलेशन पूछे तो नो डाउट एआर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एमआर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो एमआर ज्यादा जल्दी या रैपिडली फॉल कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि यहां मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा रैपिडली फॉल कर रहा है कंपैरेटिवली एवरेज रेवेन्यू के, एंड ये क्यों है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो सिंपली इसमें यही चीज बताया कि एआर एमआर अगर हम बात करें तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे, और अगर टीआर की बात करें तो टीआर पहले इंक्रीज होगा फिर मैक्सिमम पे जाकर के फॉल होने लगेगा। तो यहां हम आप लोगों के लिए रिलेशन लिख दे रहे हैं, यही रिलेशन अपने को याद करना है। देखो, अगर हम टीआर की एंड एमआर की बात करें तो सिंपल है कि टीआर इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट से क्यों करेगा हमने बता दिया, सिंपली जैसे जैसे आप सेल इंक्रीज करोगे पर यूनिट आपका रेवेन्यू डिक्रीज होगा। उस केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव। जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम पे है तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, और जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगा हमारा टोटल रेवेन्यू फॉल करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, तो यही हमारा पूरा रिलेशनशिप था बिटवीन टीआर एमआर एंड एआर। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहाँ एक और टॉपिक है जो कि रेलेवेंट है कि एमआर का, एआर का एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली इस फॉर्मूला से रिलेटेड ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। अब यहाँ देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं जो कि है एमआर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय E-1 डिवाइडेड बाय ई। एग्जाम के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला रेलेवेंट है, हम इसमें बहुत ज्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट रेलेवेंट है वो बता दे रहे हैं कि एमआर एआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है कि एमआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई बाय E-1 डिवाइडेड बाय ई। व्हाट इज ई हियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ई इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में क्या होगा, एमआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1, और हमारा एमआर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो एमआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई बाय 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, और एमआर इज इक्वल टू एआर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो जब भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी एमआर की, है ना। एंड अगर हम लोग E इज इक्वल टू लेस देन 1 ले तो हमारा एमआर इज इक्वल टू हो जाएगा एआर मल्टीप्लाई बाय 0.5 - 1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये वैल्यू जब भी आएगी नेगेटिव में आएगी, ना कि पॉजिटिव में। क्लियर, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है उस केस में हमारा एमआर इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है देन एमआर हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो एमआर की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बस यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमआर एआर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रिलेशनशिप पे यही फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। बाकी ये 3 पॉइंट आप लोगों को हमने समझा दिया है, इन 3 पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू टीआर एआर एमआर। अब इसके बाद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है हमारा कि डिफरेंट मार्केट्स में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में कब कौन सा मार्केट प्रॉफिट अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या लॉस अर्न कर सकता है। अब उस पर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ ही साथ वहां ये भी बताएंगे कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, बाकी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे रेलेवेंट टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक ये क्लासेस आपने नहीं कवर किए तो हमने प्लेलिस्ट भी बनाया आपके लिए, और बेसिकली प्लेलिस्ट एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो प्लीज ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेना। हमने कंपनी लॉ के बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए और बहुत जल्दी हम ऑडिटिंग के भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं।
अब अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।